Good morning students. In last lecture we have discussed about the vapor pressure of solution. बट वहाँ पर हमने बात की थी कि लिक्विड इन लिक्विड. बट यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो हमने लिक्विड डाला था वो बेटा कैसा था, वोलेटाइल था. वोलेटाइल मीन्स जिसको टोटली हम वेपर प्रेशर के अंदर यानी कि वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर सके, जिसके कारण वहाँ से फिर क्या हो जाएगी, वेपर प्रेशर जनरेट हो जाएगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या रहेगा कि सॉलिड इन लिक्विड. और सॉलिड कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड. इट मीन्स जिसको हम वेपर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो सेम केस यहाँ पर भी देखो, राउट्सला ने हमारे पास क्या कहा था कि वेपर प्रेशर कितना जनरेट होगा किसी भी सॉल्यूशन का. और हमने कहा था कि उसने कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शंस ऑफ इट्स इन द सॉल्यूशन. कि हमारे पास पहले तो क्या था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कैसे थे, वोलेटाइल थे यानी कि लिक्विड था. तो वहाँ पर जो हमारे पास प्रेशर जनरेट हो रहा था वो P1 एंड P2 मीन्स सॉल्वेंट के कारण भी और सॉल्यूट के कारण भी. बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर किसके कारण जनरेट होगा बेटा, लिक्विड के कारण मीन्स सॉल्वेंट के कारण. कि सॉलिड के कारण हमारे पास कोई भी वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉन वोलेटाइल सॉलिड. तो हम क्या कहें कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा आप नाम दे सकते हो P1. वो किसके इक्वल था बेटा कि मोल फ्रैक्शन, इसके जो मोल फ्रैक्शन होंगे किसके, जिसकी भी बात करेंगे यानी कि सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट के ही होंगे, इनटू वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट. क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने क्या कहा था, P0. तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहे तो मोल फ्रैक्शन यानी कि X1, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने चेंज कर दिया था P0 के अंदर. ठीक है, तो P0 ऑफ 1 इंटू X1, क्योंकि 1 किसको डिनोट कर रहा है, सॉल्वेंट को. अब बात करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था ना बेटा. और मैंने कहा कि सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर किसके कारण होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड मीन्स लिक्विड प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड. बट मैंने क्या कहा, सॉलिड यहाँ पर कैसा है, नॉन वोलेटाइल है. तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा बेटा, लिक्विड के कारण. यानी कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सॉल्वेंट, या लिक्विड कौन है, सॉल्वेंट, और हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट. तो इट मीन्स हमारे पास जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो भी किसके इक्वल होगा, P1 नोट और X1. क्योंकि X2 जो कि हमारे पास क्या है, सॉलिड है, तो उसके कारण तो हमारे पास क्या नहीं होगा, वेपर प्रेशर जनरेट होगा ही नहीं. तो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण जनरेट होगा, लिक्विड के कारण. तो PS इज इक्वल टू P1 नोट इंटू X1. अगर हम क्या निकालना चाहें, फ्रैक्शंस की फॉर्म में निकालना चाहें या X1 मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो X1 इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय प्योर वेपर प्रेशर. ओके, और यहाँ से आपको पता है X1 किसके इक्वल होता है भाई, N1 बाई N1 प्लस N2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब यहाँ पर क्या आ गया, PS बाई P0. 1 से डिनोट करो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट के कारण तो कोई वेपर प्रेशर जनरेट हो ही नहीं रहा. दोनों साइड क्या कर दो बेटा, 1 में से माइनस कर दो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना. विच इज इक्वल टू 1 माइनस N1 बाई N1 प्लस N2. ये क्या बन गया इधर, अगर मैं P0 एलसीएम ले लेती हूँ तो P0 माइनस PS विच इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, N1 प्लस N2 माइनस N1, क्योंकि N1 प्लस N2 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया. तो N1 से N1, तो N2 बाई N1 प्लस N2 मीन्स, अब देखो ध्यान से, ये क्या शो कर रहा है कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर.
जो प्योर वेपर प्रेशर था उसमें से अगर मैं सॉल्यूशन का माइनस कर दूं, और कितना माइनस करूं, जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करते जाओगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर है उस प्रेशर को भी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ पार्टिकल्स को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो वाटर के अंदर आपने नमक डाल दिया, नमक डालने पर जितना ज़्यादा नमक डालते जाओगे उतनी वेपर प्रेशर क्या होती जाएंगे, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जितना बढ़ता जाएगा उतना ही हमारे पास प्योर में से माइनस होता चला जाएगा। और इसका मतलब ये डिक्रीज कितना होता जाएगा, जितना हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड के अंदर ऐड करते हैं तब हमारे पास वेपर प्रेशर इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर वोलेटाइल डाला था तो हमने क्या कहा था, P1 प्लस P2, तो टोटल क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी इंक्रीज हुआ था। ठीक है। अब देखो हेनरी लॉ और राउट्स लॉ में क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी थी। अब बेटा उसने भी तो हमारे पास मोल फ्रैक्शंस की बात की थी, वेपर प्रेशर की बात की थी। यहाँ पर भी क्या कहता है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के सॉल्यूट के जितने इंक्रीज होते जा रहे थे, अगर वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर उतना ही इंक्रीज होता जा रहा। वहाँ पर क्या था, गैस का केस था, यहाँ पर किसका केस है, लिक्विड का। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। कैसे बेटा, राउट्स लॉ कैसे, देखो यहाँ पर क्या कहता है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ हमारे पास क्या था बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इन विच गैस इज डिजोल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शंस को हमने किस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को KH हेनरी कांस्टेंट और X मोल फ्रैक्शन। मान लो A था तो A ले लो, B था तो B ले लो। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या है, PA इज इक्वल टू P0 ऑफ A इंटू XA। दोनों क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बस डिफरेंस क्या बेटा कि इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किससे, KH हेनरी कांस्टेंट से डिनोट कर दिया, इसने प्योर वेपर प्रेशर से डिनोट कर दिया। सेकंड थिंग कि हेनरी लॉ गैसेज के लिए एप्लीकेबल था, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी सिमिलरिटी भी बता सकते हो और डिसिमिलरिटी भी बता सकते हो किसके बीच, राउट्स लॉ और हेनरी लॉ के भी। अब हमारे पास बात आती है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। छोटी सी बात ध्यान रखना बेटा कि हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। देखो आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है कि अगर एक सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या ऐड किया है, सॉल्यूट ऐड किया है, क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया, उस दौरान अगर हमारे पास वॉल्यूम के अंदर जो चेंजमेंट है वो क्या रही, 0 रही। मीन्स मैंने 100 ml के अंदर 50 ml कोई सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूशन कितना बना, 150 ml। ठीक है, उस दौरान इंथैल्पी में भी कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। मीन्स ना तो हीट इवोल्व होनी चाहिए और ना ही हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हीट ना निकलनी चाहिए, ना एब्जॉर्ब, ना एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक, कोई हीट में चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि ओबे द राउट्स लॉ, ओबे राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। मीन्स अगर हमारे पास PA की बात करता है तो P0 ऑफ A इंटू XA, PB की बात करता है तो P0 ऑफ B XB। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है बेटा, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया जाता है तो उसके अंदर जो वॉल्यूम में डिफरेंस आता ही आता है, चाहे वो स्मॉल डिफरेंस क्यों ना हो। मीन्स चेंज इन वॉल्यूम रिमेन 0 ना रहे, मीन्स कुछ ना कुछ चेंजमेंट आए। सेम केस कि इंथैल्पी
या तो एक्जोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक, मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा, इंथैल्पी चेंज होगी ही होगी। थर्ड, डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को ओबे ना करता, ठीक है। तो राउट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, इंथैल्पी में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आ रहा है, वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आ रहा है। राउट्स लॉ को ओबे करने का मतलब जो पी है नॉट इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, या पी बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टाइप आती है बेटा हमारे पास, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।